ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में बोरोस का और साइटामा का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे स्पेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। और साइटामा कहता है कि यार और कितना समय लगेगा, तो बोरोस कहता है कि बस तुम्हारे सोलर सिस्टम में पहुंच ही गए हम, और वो छोटा सा सितारा दिख रहा है वही है पृथ्वी, बस कुछ ही सेकंड्स में हम वहां पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे बोरोस मन कहता है कि पहले साइटामा काफी शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके वो काफी ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि सच में उसको काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। तो ये लोग जब यहाँ पे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के ऊपर आ चुके होते हैं, तो भाई साइटामा पृथ्वी को देखते साथ ही गेट खोल के नीचे कूद जाता है। और बोरोस कहता है कि हे रुको रुको रुको। तो साइटामा भाई सीधा अर्थ की तरफ कूद जाता है और भाई वो अर्थ पे आके लैंड करता है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे ये पृथ्वी बिल्कुल पहले की तरह नहीं है, ये बिल्कुल बंजर पड़ी होती है यार। यहाँ पे मतलब तुम लगा लो कुछ नहीं होता, पेड़ पौधे बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि इस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये देख के भाई साइटामा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोरोस यहाँ पे साइटामा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसने उसको एयरपीस दे रखा होता है कांटेक्ट करने के लिए। वो कहता है हे साइटामा, क्या तुम ठीक हो? तो साइटामा कहता है कि क्या हुआ, यहाँ पे सबके सब लोग कहाँ है? टैट्स, जेनोस और मॉब कहाँ है वो सब लोग? तो बोरोस कहता है कि साइटामा, मेरे को ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि ईवल साइटामा का प्लेनेट है। तुम भूल गए कि अभी तुम दूसरे यूनिवर्स में हो, तुम अपने यूनिवर्स में नहीं हो। हाँ भले पृथ्वी सारे ही यूनिवर्स में है, लेकिन उनका सीन बिल्कुल अलग अलग है। इस वाले यूनिवर्स की पृथ्वी को पहले ही एज़रोथ ने तबाह कर दिया था, जिसके बाद ईवल साइटामा की एज़रोथ से काफी खतरनाक लड़ाई हुई थी। लेकिन आगे चल के ईवल साइटामा कॉस्मिक गॉड के लिए काम करने लगा था, तो ये ईवल साइटामा का प्लेनेट हुआ करता था। तो साइटामा कहता है शिट 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 शिट। तो यहाँ पे भाई वो बहुत खतरनाक पंच बनाता है और जमीन पे देके मारता है, जिससे कि भाई इस पूरे सरफेस के ऐसी तैसी होने लग जाती है, भूकंप टाइप आ जाता है इस पूरे प्लेनेट पे, और ये पूरा प्लेनेट भाई टूटने लग जाता है। वो यहाँ पे एक और पंच देके मारते हैं, जिससे कि भाई इस प्लेनेट की वाट लग जाती है। और यहाँ पे बोरोस को पता चलता है कि साइटामा के अंदर कितनी ज्यादा ताकत है कि वो भाई एक पंच के अंदर भाई पूरे प्लेनेट को खत्म करके रख सकता है। ये काम किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। इतनी खतरनाक ताकत है साइटामा के अंदर आई कैसे? यहाँ पे बोरोस कहते हैं ठीक है फिर चलो साइटामा, यहाँ से चलना होगा। यहाँ पे बोरोस साइटामा को फिर से स्पेसशिप पे खींच लेता है और साइटामा कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम मेरे को मेरे घर लेके जा रहे हो, तो ये है वो पृथ्वी, कहाँ है मेरे लोग? बोरोस मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। तो बोरोस कहता है कि हे साइटामा शांत हो जाओ, देखो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसी कोऑर्डिनेट पे दूसरी पृथ्वी भी होगी, इसलिए हम यहाँ से इजिली दूसरे डायमेंशन में और यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलो फिर बैठो, मैं तुम्हें इसलिए तो रोक रहा था, तुम नीचे चले गए, अब तैयार हो जाओ, हम पोर्टल के थ्रू दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिससे कि ये लोग दूसरे यूनिवर्स में आ जाते हैं, यानी कि अपने वाली पृथ्वी पे आ जाते हैं, सरफेस के एटमॉस्फेयर के पास। और बोरोस जल्दी से यहाँ पे उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे लेके जाता है जहाँ पे साइटामा की मिलती जुलती रीडिंग्स मिल रही होती है, सबसे हाई एनर्जी रीडिंग्स मिल रही होती है। और बोरोस कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे गॉड्स ने पहले ही हमला कर दिया है और मैगोरोथ और ईवल साइटामा हमसे पहले ही यहाँ पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे नीचे किंग और जेनोस भाई यानी कि किंग इन सभी गॉड से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। एज़रोथ के कोर की मदद से ये लोग पूरी ताकत के साथ गॉड से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन भाई फिर भी ये गॉड को हरा नहीं पाते। फिर चाहे कितने भी अल्टीमेट अटैक्स करे, कुछ भी अटैक कर ले और पूरी एनर्जी लगाने के बाद भी यहाँ पे गॉड्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और गॉड बिल्कुल इनको मक्खियों की तरह इधर उधर फेंकते रहते हैं। ज्यादातर लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं होते और ऑब्वियसली बात है ज्यादातर लोग हार चुके होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये 10 के 10 गॉड भाई एकदम मर्ज होने लग जाते हैं और मर्ज होके एकदम बड़ा सा एक गॉड का क्रीचर टाइप बन जाते हैं यार। ये सिंगल गॉड हो जाता है जिसमें भाई 10 गॉड्स की पावर होती है और ये एक बड़ा तगड़ा पंच बना के जेनोस और किंग की वाट लगा देते हैं, एक ही मुक्के में इनको खत्म कर देते हैं। और भाई यहाँ पे जेनोस की बॉडी फिर से टूट चुकी होती है और यहाँ पे फुबुकी और बॉब काफी तेज चिल्लाते हैं और वो कहते हैं नो किंग। यहाँ पे अब ये दोनों ही बच्चे होते हैं लड़ने के लिए और इनको समझ नहीं आता ये लोग क्या करेंगे। ये बड़ा वाला गॉड इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, बेसिकली मॉब की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और यहाँ पे फुबुकी जब मॉब को देखती है तो उसको लगता है कि यहाँ पे वो बैरियर बनाएगा, लेकिन यहाँ मॉब भाई सो चुका होता है भाई आराम से। तो यहाँ पे जो भी बैरियर वगैरह होता है इस वजह से काम नहीं किया किंग और जेनोस के ऊपर, जिस वजह से वो हार चुके हैं यहाँ पे और अब इनको बचाने के लिए भी कोई चारा नहीं है इनके पास, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है यार, जो साइकिक पावर्स है उनको यूज करने में काफी मेंटल स्ट्रेस होता है, मेंटल पावर लगती है, जिस वजह से काफी थकान भी होती है बॉडी में। और इस वजह से मॉब यार अभी तो बच्चे है, उसको इतनी साइकिक पावर्स इस्तेमाल करना भी नहीं आती, इस वजह से वो सो जाता है आराम से और वो कुछ कर भी नहीं पाता। तो फुबुकी यहाँ पे भाई अपने आसपास एक बैरियर बनाने का सोचती है, वो सोचती है कि वही है जो कुछ कर सकती है। बॉम्ब यहाँ पे मार्शल आर्ट्स में अच्छा है, लेकिन एक गॉड के सामने बॉम्ब भी क्या ही कर पाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे फुबुकी अपने आसपास एक बैरियर बनाती है, लेकिन गॉड वो बैरियर आसानी से तोड़ देता है। दूसरी ओर जब ये लोग यहाँ पे स्पेस
स्पेस में होते हैं साइटामा और बोरस, तो इनको यहाँ पे एक कोर दिखाई देता है और ये कहते हैं कि ये अजीब सी चीज क्या है। तो यहाँ पे बोरस किसी तरह अपनी स्पेसशिप के हैंड्स का इस्तेमाल करके उस कोर को अंदर ले लेते हैं और बोरस कहता है कि ऐसा लगता है कि ये कोर मैगरोथ का है। इसका मतलब ये है कि मैगरोथ हार चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैगरोथ को हराने के लिए काफी खतरनाक ताकतों की जरूरत होती है और उसको हराना तो कोई सोच भी नहीं सकता, तो उसका कोर यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो साइटामा कहता है इसको छोड़ो, जल्दी से पृथ्वी पे चलो। दूसरी ओर यहाँ पे हमें फिर से पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है और साइटामा को इधर होश आ चुका होता है और वो कहता है कि हे मैगरोथ चलो फिर वापस चलते हैं। तो यहाँ पे उसको मैगरोथ का सिग्नल तो नहीं मिल रहा होता ऑब्वियसली, और उसे लगता है ये गॉड भी यहाँ पे मैगरोथ के कंट्रोल में, लेकिन अब ये गॉड बिल्कुल इंडिविजुअल हो चुके होते हैं। ओके, और ये गॉड यहाँ इजीली आके जब फुबुकी का बैरियर तोड़ देता है तो ये मॉब को उठा लेते हैं और मॉब को उठा के अपने साथ लेके जाने लग जाते हैं। ये दोनों उड़ना शुरू कर देते हैं और ईवा साइटामा कहता है हे मेरे को यहाँ पे अकेले कहाँ छोड़ के जा रहे हो तुम लोग, हो मैगरोथ मेरे को साथ लेके चलो। तो भाई यहाँ पे ईवा साइटामा को तो अकेले छोड़ के जा चुके होते हैं और मॉब को ले जाते हैं और यहाँ पे भाई काफी कोशिश करती है फुबुकी और बॉम्ब उनको रोकने की, लेकिन वो उस गॉड को रोक ही नहीं पाते। गॉड जस्ट यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, यहाँ तभी थोड़ी देर बाद ये स्पेसशिप आके लैंड करती है और इसमें से साइटामा जल्दी से कूदता है और यहाँ पे भाग के आता है। वो देखता है कि इधर इविल साइटामा है और उसको यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो देखता है कि आसपास कितनी तबाही मची हुई है। वो साइड में देखता है कि तात्सुमा की बेहोश हुई पड़ी होती है, उसकी काफी चोट वोट लगी होती है और पीछे बॉम्ब और फुबुकी भी रो रहे होते हैं। फुबुकी कहती है कि साइटामा आखिरकार तुम आ गए, तुम इतनी देर से कहाँ थे? वो मॉब को ले गए। तो साइटामा कहते कौन कौन मॉब को ले गया? तो यहाँ पे भाई फुबुकी बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है और साइटामा को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और इविल साइटामा कहता है तो तुम यहाँ पे भी आ गए क्यों? वैसे भी तुमसे मेरे को अपना पिछला बदला लेना था, अच्छा हो तुम इधर ही आ गए और इधर ही मिल गए, अब तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। यहाँ पे साइटामा मिली सेकंड के अंदर आके भाई इविल साइटामा को एक ही पंच में लटा देता है और भाई इविल साइटामा को होश उड़ चुके होते हैं। यहाँ पे वो काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और वो कहता है कि बोरस हमें उस गॉड को ढूंढना है, मेरे को अपना बेटा वापस चाहिए, मैं बता रहा हूँ। तो बोरस कहता है कि साइटामा गॉड इंटर डायमेंशनल एंटिटीज है, वो किसी भी डायमेंशन में जा सकते हैं, हम उनको ट्रैक कैसे करेंगे मुझे समझ नहीं आता। तभी आप जेनोस फिर से रीजनरेट होना शुरू हो जाता है थैंक्स टू एज़रोथ कोर, है कि नहीं? एज़रोथ की कोर की वजह से उसको ये एबिलिटी मिल चुकी है कि उसको बार बार डॉक्टर कुसेनो के पास जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कुसेनो तो है ही नहीं अब, लेकिन फिर भी यार अब वो फिर से रीजनरेट कर सकता है और वो ठीक होता है। यहाँ पे किंग की हालत कुछ खास ठीक नहीं होती, वो काफी जख्मी होता है और वो बेहोश हो चुका होता है। साइटामा देखता है कि कैसे उसके सारे दोस्तों के ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई और वो यहाँ पे था ही नहीं। वो हमेशा लेट हो जाता है ऐसे मौकों पे जब इन सब लोगों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पे गारो भी जमीन से बाहर निकलता है और वो देखता है कि आसपास क्या चल रहा है। वो गॉड यहाँ से गायब हो चुके होते हैं और उसको यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो साइटामा को देखता है और वो कहता है कि साइटामा तुम कहाँ पे थे? तुम्हारे बेटे के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी और तुम ही यहाँ पे नहीं थे। तो साइटामा कहता है अब तुम कौन हो? तो बॉम्ब कहता है कि ऐसा लगता है कि ये कॉस्मिक गारो है, मतलब बैंक का डिसेबल गारो, और मुझे नहीं पता ये हमारी साइड है या फिर हमारे खिलाफ है, अब ये तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा जब इसके एक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। तो साइटामा कहता है कि अगर तुम भी मेरे काम में टांग अड़ाने आए हो तो मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तो कॉस्मिक गारो कहता है कि नहीं साइटामा, मैंने भी तुम्हारे बेटे के साथ अच्छे खासे पल बिताए हैं और मैं ऐसे ही किसी राक्षस को तुम्हारे बेटे को ले जाने नहीं दे सकता, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ मॉब को छुड़ाने के लिए। तो साइटामा कहता है मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, उसके मैं अकेले ही ऐसी तैसी करूंगा। तो बोरस कहता है कि हे साइटामा तुम्हें पता है ना कि गॉड, तो साइटामा कहता है कि हाँ मैंने सुन लिया है, ठीक है, इंटर डायमेंशनल एंटिटी है और काफी ज्यादा खतरनाक है, ताकतवर है, उनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है कि नहीं, लेकिन नहीं मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपने बेटे को वापस नहीं लेके आ जाता। यहाँ पे वो तात्सुमाकी के पास आता है और वो तात्सुमाकी से कहता है हे डैड्स क्या तुम ठीक हो? तो यहाँ पे तात्सुमाकी को हल्का हल्का होश आता है, कहती है साइटामा गंजू तुम कहाँ थे इतनी देर से, हमें तुम्हारी इतनी जरूरत थी। तो साइटामा भाई यहाँ पे पहली बार रोता है, उसकी आंखों में से आंसू आते हैं और वो कहता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं मॉब को जरूर वापस लेके आऊंगा। यहाँ पे जेनोस साइटामा के पास आता है और कहता है कि मास्टर मुझे माफ कीजिएगा, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मैं फिर भी मॉब को बचा नहीं सका, मैं एकदम बेकार डिसाइपल हूँ और इसके लिए आप मेरे को चाहे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। तो साइटामा कहते हैं नहीं जेनोस तुम लोगों की हालत देख के लग रहा है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन गॉड कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको कोई इंसान हरा सके। मैं और बोरस यहाँ से जाएंगे और उस गॉड को ढूंढेंगे, तुम लोग यहीं पे रुको, तुम लोग काफी लड़ चुके हो। तो यहाँ पे जब जेनोस कहता है कि ये बोरस कौन है तो साइटामा बताता है कि ये ऑब्वियसली दूसरे यूनिवर्स से आए हैं और बोरस ने उसकी काफी मदद भी की है, यहाँ तक आने में उसने उसकी हेल्प की है और ये काफी अच्छा बंदा है। तो यहाँ पे जेनोस जब बोरस के हाथ में देखता है तो उसको एक कोर दिखाई देता है। वो कहता है कि ये इसके हाथ में क्या है? तो बोरस कहता है कि ये मैगरोथ का कोर है, ठीक है, और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारे अंदर भी एक कोर है जो कि सिंपल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये एज़रोथ का कोर है। तो जेनोस कहते हैं कि हाँ डॉक्टर कुसेनो ने एज़रोथ का कोर मेरे अंदर लगाया है जिससे मैं काफी हद तक एज़रोथ की ताकतों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो बोरस कहते हैं कि ऐसा है अगर तुम किसी कॉस्मिक बीइंग के कोर का इस्तेमाल कर सकते हो तो तुम मैगरोथ के कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हे साइटामा मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम्हारे ये जो दोस्त है जेनोस अगर इसके अंदर
हम मेगारोथ को कोर लगाए तो तुम जानते हो मेगारोथ की सबसे खतरनाक ताकत कौन सी थी कि वो गॉड्स को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर हम जेनोस के अंदर मेगारोथ को कोर फिट कर देते हैं तो साइटामा कहते हैं इसका मतलब ये है कि हम गॉड को कंट्रोल कर सकते हैं और फिर हम मॉब को बचा सकते हैं, क्यों, है ना। तो बोरस कहते हैं एग्जैक्टली। तभी यहाँ पे इविल साइटामा उठ के खड़ा होता है फिर से और वो कहते हैं क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो भाई बहुत फुल स्पीड में आता है और साइटामा के ऊपर अटैक कर देता है। ये दोनों यहाँ पे काफी खुले एरिया में आ जाते हैं और साइटामा उठ के खड़ा होता है। वो कहते हैं मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए समय नहीं है, समझे, मेरे को अपने बेटे को बचाने जाना है। तो इविल साइटामा कहते हैं देखना बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा, उसके बाद तुम्हारे बेटे को भी खत्म कर दूंगा। यहाँ पे ये दोनों के दोनों भाई अपने सीरियस पंच तैयार करते हैं और काफी बुरी तरह से लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये एक तरीके से लड़ते लड़ते भाई अपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। यहाँ पे ये अल्टीमेट किक, सीरियस पंचेस, कॉन्सिक्यूटिव सीरियस पंचेस, भाई साहब सारे पंचेस मार देते हैं। और इस बार भाई इविल साइटामा भी काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है साइटामा को और उसके सारे अटैक्स को वो टैली कर पाता है। बिल्कुल आमने सामने की टक्कर हो रही होती है। साइटामा भी यहाँ पे पूरे सीरियस तरीके से लड़ रहा होता है और इविल साइटामा की बैंड बजाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इविल साइटामा काफी ज्यादा टफ होता है। और तुम मान लो यार बिल्कुल वो साइटामा का 2 कॉपी होता है। ओके, यहाँ पे ये दोनों के दोनों भाई लड़ते लड़ते स्पेस में ही चले जाते हैं ऑब्वियसली। और साइटामा यहाँ बहुत तगड़ा पंच देके मारता है इविल साइटामा को, जिससे कि इविल साइटामा इधर मून की तरफ जाकर ठुकता है और साइटामा भी इधर मून की तरफ जाना शुरू कर देता है। यहाँ पे उसको समझ नहीं आता है वो जाए कैसे। तो भाई वो फिर से यहाँ पे भाई अपना उसका पेट खराब हो रहा होता है तो वो भाई एक बड़ा तगड़ा पाथ देके मारता है, जिससे कि भाई वो मून की तरफ जाने लग जाता है। यहाँ पे वो जब इविल साइटामा के साथ लड़ रहा होता है तो ये दोनों यहाँ पे मून पे भी काफी खतरनाक तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं और इविल साइटामा यहाँ पे काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। हमें नहीं समझ आता कि यार ये लोग कैसे ऑब्वियसली भाई कैसे खत्म करेंगे इस फाइट को, है कि नहीं, क्योंकि यार दोनों की पावर सिमिलर है। और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है जब साइटामा इधर इविल साइटामा से लड़ रहा होता है तो यहाँ पे वो उठा के उसको भाई इधर दूसरे प्लेनेट की ओर फेंकता है जो कि होता है वीनस। यहाँ पे ये लोग भाई वीनस की ओर पे आ जाते हैं और उसके सरफेस पे यहाँ पे बहुत बुरी तरह से लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी होती है और काफी क्लाउड होते हैं। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो तुम्हें पता होगा एसिडिक रेन होती है वहां पे वो हो रही होती है, जिस वजह से इनके कपड़े वगैरह जलने लग जाते हैं और भाई ये नंगे होकर लड़ने लग जाते हैं। एक बार को तो पता ही नहीं चलता इविल साइटामा कौन सा है और अपना साइटामा कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे साइटामा फिर से यहाँ पे बहुत तगड़ा पंच देके मारते हैं इविल साइटामा को, जिसके बाद ये मरकरी पे आ जाते हैं। भाई क्या मजाक चल रहा है, ये तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं भाई, पलक झपकते साथ ही प्लैनेट टू प्लैनेट बदल रहे हैं। और यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि इनके पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे दोनों ने ही काफी टफ ट्रेनिंग कर रखी है, जिस वजह से इन दोनों को ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत बुरी तरीके से ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे फाइनली जब साइटामा इविल साइटामा को देखता है तो वो काफी स्टाइल में खड़ा होता है, उसके पीछे यहाँ पे सूरज होता है। तभी यहाँ पे इविल साइटामा जब आगे बढ़ता है तो साइटामा को एक आइडिया आता है, वो यहाँ पे फिर से अपने आप को तैयार करता है और जब वो यहाँ पे पंच मारने वाला होता है तभी उसको भाई बहुत तगड़ी छींक आती है, जिस वजह से भाई छींक से साइटामा काफी हिल जाता है। वो कहता है ओ नो शेह, मेरी नाक में कुछ तो गड़बड़ हो गई उस तूफान की वजह से। बारिश हो रही थी तो उससे जुकाम लग गया मेरे को। लेकिन वो देखता है कि भाई इविल साइटामा तो उड़ता हुआ जाता है और भाई जो सन की ग्रेविटी होती है उससे वो खींचा चला जाता है उसकी तरफ और भाई इविल साइटामा सन से जल के गायब हो जाता है, भाई खत्म, एकदम गायब। ठीक है, साइटामा कहते हैं ये मजाक है, चल क्या रहे हैं। तो यही सोचता है कि अब वो वापस घर कैसे जाएगा। वो यहाँ पे देखता है कि भाई बोरस ने बताया था कि दूर से भाई पृथ्वी यहाँ पे ब्लू स्टार की तरह दिखाई देती है। तो ऑब्वियसली बात है उसको समझ आता है कि वही ब्लू स्टार पृथ्वी होनी चाहिए। तो वो फुल स्पीड में यहाँ पे तैयार होता है जंप करने के लिए और वो भाई मरकरी से इतनी तगड़ी जंप लगाता है कि वो सीधा भाई पृथ्वी के एटमॉस्फेयर तक आता है और वहां पे आके लैंड करता है। तो बोरस कहता है कि क्या क्या था ये, इतनी जल्दी तुम गए और आ गए, और वो इविल साइटामा का क्या हुआ। तो साइटामा कहता है कि उसकी बात हम बाद में करेंगे, तो सबसे पहले चलने के लिए तैयार हो जाओ। तो जेनोस कहता है कि मास्टर मैं भी आपके साथ चलूंगा। और कॉस्मिक गारो कहता है कि हाँ हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे, हमने सोच लिया है, ये बात डिसाइड हो चुकी है अब। ओके, तो बोरस कहते हैं कि हाँ मैं भी यही सोचता हूँ साइटामा, तुमको पता है ना कि उस कॉस्मिक गॉड को खत्म करने के लिए 5 ताकतवर लोगों की जरूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम, मैं, कॉस्मिक गारो और जेनोस इनफ है इस चीज के लिए। ठीक है, तो साइटामा कहता है अभी भी एक बचा, तो एक वो कौन सा बंदा होगा जिसको तुम लेके जाओगे। तो बोरस कहता है कि अभी इतना तो करें हम, है कि नहीं, तो आगे चलते हैं। तो ये लोग यहाँ पे शिप में बैठ जाते हैं और जब जेनोस के अंदर यहाँ पे बोरस सक्सेसफुली मेगारोथ का कोर फिट कर देता है तो इधर यहाँ पे जेनोस सबसे पहले उन गॉड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो पता लगाने की कोशिश करता है आसपास के जो सबसे क्लोजेस्ट गॉड्स है वो कौन से हैं। लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ पता लगा पाता है, उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि मेगारोथ ऑब्वियसली यार इतना ज्यादा ताकतवर था और ऑब्वियसली एक कॉस्मिक बीइंग था, जिस वजह से वो गॉड्स को कंट्रोल कर पाता था इस कोर की मदद से। लेकिन यहाँ पे जेनोस इस कोर की मदद से सिर्फ उनकी लोकेशन पता लगा सकता है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, जो कि काफी खतरनाक बात है, क्योंकि अब ये लड़ेंगे कैसे उससे, है कि नहीं। और काफी आसान भी हो जाता अगर जेनोस उनको इतनी इजीली कंट्रोल कर पाता तो। यहाँ पे लेकिन उसको फाइनली सबसे बड़े गॉड की लोकेशन पता चल चुकी होती है और वो बोरस को बता देता है कि ये है लोकेशन, तो ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह दे देते हैं, इनको यूनिवर्स भी पता चल जाता है कौन सा है। ये यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे ये सब लोग इन्हें अलविदा करते हैं और ये आखिर में साथ में बैठते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली बात है यार, मतलब कॉस्मिक गारो भी इनके साथ है, मतलब ये काफी अच्छी बात है, कमाल की बात है। अब पता नहीं आगे क्या क्या होगा, कितनी बड़ी लड़ाई होगी,
होगी या फिर कितनी आसानी से ये सारी चीजें हो जाएंगी, आई डोंट नो। ठीक है, और ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अल्टीमेटम के चैप्टर्स पसंद आ रहे होंगे। मैं खुद ये कॉमिक बना रहा हूँ और ऑब्वियसली बात है, कुछ लोग कह रहे हैं मैं खुद नहीं बना रहा यार, पता नहीं किसी और का मैं कॉपी कर रहा हूँ। यार मेरे को पता है इतना टाइम लगता है, अगर कॉपी करना होता तो मैं फिर मांगा चैप्टर्स और एपिसोड की तरह रोज ही नहीं बना लूंगा वीडियो। भाई क्या मजाक वाली बातें करते हो तुम लोग यार। हेटर हो ठीक है भाई, एक हद तक हेट करो ना तुम, ये तो भाई अपनी अलग ही दुनिया बना रहे हो यार, ये तो गलत हो जाएगा भाई सीन। एनीवे, अगर तुम्हें ऐसी मिलती जुलती स्टोरी कहीं और मिलती है मेरे को जरूर भेजना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मैं खुद स्टोरी बना रहा हूँ तो ये कॉपी कैसे हो सकती है। हाँ, मेरा कोई कॉपी करके बना रहा होगा वो जरूर हो सकता है, लेकिन भाई मैं किसी की कॉपी नहीं कर रहा। कॉपी कर भी रहा होता तो मैं सामने से बता देता हूँ कि भाई हाँ ये फैन मांगा है, ये इनके क्रेडिट्स है, नॉकडअप मेरी नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ नॉकडअप भाई फैन कॉमिक है, अल्टीमेटली मैं खुद बना रहा हूँ तो खुद लूंगा क्रेडिट्स, है कि नहीं। इन द एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक चैनल को नहीं किया है तो, और अब जाके इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको अपडेट्स देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो मेरा टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम के लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को, वहाँ पे बातचीत होती रहती है और मैं भी तुम लोगों से बात कर लेता हूँ, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।